हमने समझा तो सब दिया था आप लोगों को और नोट्स भी भेज दिया था। हमने कहा लिख लेना आप लोग, क्योंकि हमें आज संविधान सभा पढ़ाना था आप लोगों को। लिख लेना, हमने ग्रुप में डाल दिया था। ठीक है बेटा, इसको लिख। 35 का नहीं था, नहीं भेजा तो मैंने उसको भी था, खाली 19 का मिल गया था तो ठीक है, लेकिन समझा 35 भी दिया था कल। क्यों भाई, आप समझा तो मैंने पूरा दिया था, तो वो नोट आज आप लोगों को मिल जाएगा, उससे लिख लीजिएगा। हाँ ठीक है, तो हम आपको आज पढ़ाएंगे संविधान सभा। डाल दीजिए हेडिंग संविधान सभा। आज भेजेंगे है तो वो, हाँ ये ज्यादा नहीं है बेटा, तीन पेज है। 3 पेज है 35 का और 1 पेज है 47 का। 4 पेज है, ओनली 4 पेज है, ज्यादा नहीं बेटा, 4 पेज है। कितने पेज है? ओनली 4 पेज है, ज्यादा नहीं है, हो जाएगा। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा। देखिए ये संविधान सभा क्या थी, कौन ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, संविधान सभा क्या थी, बताओ। अरे भाई, संविधान सभा एक इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों एक संस्था बनाई गई थी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, जिसने अपने देश के लिए क्या बनाया था, संविधान बनाया था। अच्छा, इसको देखो, सबसे पहले संविधान सभा के गठन की किसने मांग की थी, लिखिए, पॉइंट पॉइंट लिखिए। 1895 में 1895 में लिखिए, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा के गठन की मांग की। पहली बार 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा के गठन की मांग की। ठीक, दूसरा आपका गांधी जी 1922 में महात्मा गांधी ने 1922 में महात्मा गांधी ने या महात्मा गांधी जी या गांधी जी ने संविधान सभा के गठन की मांग की। 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा के गठन की मांग की। एक व्यक्ति का नाम सुने होंगे आप लोग, लॉर्ड बर्केनहेड, नाम सुना है, लॉर्ड बर्केनहेड। ये उस समय भारत सचिव था। ये बड़ा बदमाश आदमी था। जब भारतीय ये मांग कर रहे थे कि हमें संविधान सभा हमें बनानी है, भारत के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए और भारत का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार बनना चाहिए, तो इसमें एक चैलेंज किया लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को, इंडियन को, कि आप लोग एक ऐसा संविधान बनाएं जो सभी को स्वीकार हो, जो क्या हो, सभी को स्वीकार हो। इस चैलेंज को कांग्रेस पार्टी स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और उसने एक संविधान का मसौदा या ड्राफ्ट तैयार किया।
लेकिन इस ड्राफ्ट को या इस मसौदे को जो मुस्लिम लीग थी वो मानने से इनकार कर दी। रीजन इसका ये था, इसमें कहीं भी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, इस मसौदे को अस्वीकार कर दिया और अपना एक 14 सदस्यीय, कितनी 14 सूत्री, 14 सूत्री एक मांग प्रस्तुत कर दी 1929 में। इसने क्या कर दिया, एक 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की। इस तरह से जो नेहरू रिपोर्ट का नाम सुने होंगे, हाँ, तो अगला पॉइंट लिखिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, लिखिए 1928 में। क्या चीज? मसौदा का मतलब इसमें फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल, भारत के नागरिकों को क्या अधिकार मिलेगा, हमारी सरकार क्या होगी, प्रजातंत्र होगा, वगैरह वगैरह। यह एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था कि जो हमारा संविधान बनेगा इसमें ये चीजें क्या होंगी, शामिल होंगी। ये था मामला। ठीक है, लिखिए 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान सभा बनाने की मांग की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि औपचारिक रूप से 1934 में एमन रॉय ने संविधान सभा बनाने की मांग की। वेरी इंपॉर्टेंट, औपचारिक रूप से, लिखिए अगला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, औपचारिक रूप से 1934 में, औपचारिक रूप से 1934 में एमन रॉय ने संविधान सभा बनाने की मांग की। ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, ये पूछा जाता है कि लिखित रूप में, रिटन फॉर्म, फॉर्मल प्रोसीजर, रिटन फॉर्म, किसी चीज का ओरली नहीं। औपचारिक का मतलब एक प्रक्रिया के तहत, बाय द प्रोसेस के तहत औपचारिक रूप से इसमें मांग की। ठीक, अगला इसमें लिखेंगे अगस्त प्रस्ताव, नाम सुना है, एक व्यक्ति करने। अगला पॉइंट है 1940 में, लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा के गठन का विचार, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा के गठन का विचार किया जाएगा। संविधान सभा के गठन का विचार किया जाएगा। सभा के गठन का विचार किया जाएगा। अगला लिखिए हेडिंग, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव 1942। जब आपको पता है 1939 से लेकर के 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार होता है। इसी बीच 1942 में क्रिप्स के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भारत आता है और भारतीय नेताओं से सहयोग के लिए बात करता है कि आप हमें इस विश्व युद्ध में क्या करिए, मदद करिए। युद्ध के बाद, आफ्टर युद्ध के बाद हम भारत में भारतीयों के लिए संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे। इस क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्या कहा था?
पोस्ट डेटेड चेक, और यहीं पर उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। क्यों? क्योंकि जापान धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रहा था, यहां तक कि वो जो आपका अंडमान निकोबार है, आपने पढ़ा भी होगा इतिहास में, वह अंग्रेजों किसने, जापानियों ने जीत लिया था, कब्जा कर लिया था, उसको बाद में सुभाष चंद्र बोस को हैंड ओवर किया था। तो वो धीरे धीरे वो भारत की तरफ क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। अगर अंग्रेज यहां से नहीं जाते या भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ बगावत ना करते, तो हो सकता है कि जापान भारत के ऊपर क्या कर देता, अटैक कर देता, यानी कि भारत के ऊपर एक तरह से जापानियों के हमला का क्या था, खतरा था। इसलिए गांधी जी ने कहा क्या करो, अंग्रेज भारत छोड़ो, यानी कि गांधी जी के द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया। लिख लीजिए इसको। ट्रिप्स प्रस्ताव, देखिए इस प्रस्ताव के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, इस प्रस्ताव के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के लिए, भारत के संविधान निर्माण के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के लिए, भारत के संविधान निर्माण के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के लिए, भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा, भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन करने का, पूरा पढ़िए दोबारा। इस प्रस्ताव के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन का विचार किया जाएगा, विचार किया जाएगा। आगे लिखिए, गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक लिख लेंगे ना, गांधी जी ने इसे क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक कहा। चेक, चेक, हाँ पैसा वाला चेक, चेक। चेक कहा, जो बाद में भजाया जाएगा, जब उसमें डेट पड़ेगा तब आप भजाएंगी पैसा, आज ही नहीं भजा पाएंगी। जैसे पोस्ट डेटेड चेक का मतलब आज हम आपको चेक दे दें, ये 5 साल बाद भजाइएगा, हम उसमें डेट आज के 5 साल बाद लिख के दे दें। हाँ ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक मतलब तत्काल कोई रिलीफ नहीं मिलेगी आपको, कब मिलेगी, बाद में। ठीक, आगे लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, संविधान लिखिए, कैबिनेट मिशन योजना 1946, कैबिनेट मिशन योजना 1900, हाँ जी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 लिखिए, लिखिए संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का, संविधान सभा का गठन कर लीजिए, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। संविधान सभा क्या लिखे हैं, का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। ये पूछा जाता है कि संविधान सभा का निर्माण किसके योजना के अंतर्गत किया गया, क्या बताएंगे, कैबिनेट मिशन योजना। अच्छा, कैबिनेट मिशन योजना में कितने मेंबर थे, कौन कौन, पैट्रिक लॉरेंस, गुड, पैट्रिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था, अलेक्जेंडर और क्रिप्स, हाँ स्टीफन क्रिप्स, ये तीन लिख लो इसको, कैबिनेट अलग से लिख लो,
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 3 सदस्य थे। कितने मेंबर थे? 3। पहला लिखो पैथविक लॉरेंस, पैथविक लिख लेंगे ना, पैथविक लॉरेंस। आगे लिखो ना अध्यक्ष था, ये पीसीएस में पूछ लिया था, कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष कौन था? पैथविक लॉरेंस। और 2 मेंबर लिख लीजिए, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, और दूसरा क्या लिखेंगे? स्टेफर्ड क्रिप्स, या क्रिप्स खाली लिख लो। क्या लिखो बेटा? हाँ, इसको अध्यक्ष लिखो। इसका अध्यक्ष कौन था? गैस करके लिखो, पैथविक लॉरेंस, पैथविक लॉरेंस। आज जो 2 मेंबर थे उनका नाम लिख लीजिए, एवी अलेक्जेंडर, ए बी फॉर बनारस, एवी अलेक्जेंडर, और तीसरा स्टेफर्ड क्रिप्स। ये पूछा गया है कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन है? क्रिप्स, क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स। अरे क्रिप्स लिख लो खाली, क्रिप्स एक ही व्यक्ति है, दूसरा कोई नहीं है। और ठीक है, अब आप लिखिए, हाँ एक नोट लिखो, नोट पैसे वाला नोट। संविधान सभा के गठन का निर्माण पार्टी के रूप में, पार्टी समझते हैं राजनीतिक दल, खाने वाला पार्टी मत समझ जाइएगा। क्या लिखे हैं? संविधान सभा का निर्माण पार्टी के रूप में पहली बार स्वराज पार्टी ने की थी। पहली बार किस पार्टी ने मांग की थी? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के बारे में कुछ जानते हैं डियर? स्वराज पार्टी के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? अरे भाई, मोतीलाल नेहरू और CR दास, इन्होंने लोगों ने तो मिलकर बनाई थी इलाहाबाद में पार्टी। कब? 1923 में, जब किसने? गांधी जी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को क्या ले लिया था? वापस ले लिया था। तब इन लोगों ने क्या बनाई थी? स्वराज पार्टी बनाई थी। ठीक, चलो आगे लिखो, संविधान सभा का निर्वाचन। चलो रेडी? हाँ जी, देखो बेटा, संविधान सभा का निर्वाचन, तो कुल सीटें थी 389। 389 को बेटा हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। 296 जो सीटें थी वो ब्रिटिश भारत को मिला। ब्रिटिश भारत का क्या मतलब है समझा रहे हैं। और 93 सीटें देसी रियासतों को दी गई। ठीक, अब इसमें भी 296 में 292 का चुनाव प्रांतों से होना था। जो प्रांतों में सरकारें थी, स्टेट गवर्नमेंट, वहां से होना था। और 4 जो है चीफ कमिश्नरी थी, एक दिल्ली, एक कुर्ग, और एक अजमेर, और एक बलूचिस्तान। ये 4 चीफ कमिश्नरियां थी। जैसे आज के समय में आपके यहाँ यूनियन टेरिटरी होता है, ऐसे यहाँ का प्रशासन डायरेक्ट कमिश्नर करता था, जो अंग्रेज अपना अपॉइंटमेंट करते थे। तो 4 कमिश्नरियां थी। ठीक, इसके बाद देखिए
1 लाख पर, कितने पर? 1 लाख पर जनसंख्या पर कितने? 1 सदस्य का चुनाव होना था। 10 लाख, 10 लाख पर 1 मेंबर का क्या होना था? चुनाव होना था। चुनाव की पद्धति क्या थी? जो चुनाव था बेटा, इसकी पद्धति क्या थी? एकल संख्या, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक, लिख लो। चुनाव पद्धति क्या थी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। कैसे? अच्छा, लाइट पड़ रही है, अब दिखा या कलर चेंज कर दें? क्यों, व्हाइट कर दें कि रेड? ठीक है, लिख लिया भाई? हाँ, बता रहे हैं, लिख लिया ना? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। लिखिए, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान। दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान। लिख लिया? अच्छा, अब समझो बेटा, ये एकल आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होता है? कौन बताएगा? आपके यहाँ जो इलेक्शन होता है, जो चुनाव होता है, वो 2 पद्धति यूज की जाती है। एक को कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और एक को ये बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये हो क्या होता है? फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम में जो सबसे ज्यादा मत प्राप्त करता है वह चुनाव क्या होता है? जीत जाता है। और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में एक कोटा का निश्चित मत प्राप्त करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसका राष्ट्रपति का, उसको जितना कुल मत होता है उसके आधे से एक ज्यादा मत प्राप्त करना होता है। हाँ, मोर देन 50%, 50% से एक मत ज्यादा। अब ये होता क्या है? फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम में जैसे 4 कैंडिडेट हैं, A, B, C एंड D। अब मान लीजिए भाई साहब वोट डालने गए, क्या नाम है आपका? विकास, दिव्यकीर्ति, अच्छा रविकांत। मान लीजिए इनको C पसंद है, इन्होंने अपना ठप्पा कहां लगा दिया? C पर। क्या नाम है बेटिया तुम्हारा? आकांक्षा। मान लो इनको एक बैनर दिया गया ABCD। मान लो इनका जो पसंदीदा कैंडिडेट है वो A है, A पे लगा दी। ऐसे सारे क्लास में लगा दिया। अब फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम में जो इसमें से सबसे ज्यादा वोट पाएगा वह चुनाव क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। लेकिन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में क्या होता है बेटा? यहां पर जो वोट होता है वह वरीयता क्रम में दिया जाता है। ABCD, मान लो 4 कैंडिडेट हैं, मान लीजिए ये भाई साहब गए,
इनका पसंद सी पहला है तो 1 नंबर दे देंगे, डी को नहीं पसंद करते हैं तो मान लो 4 दे दिया, किसी को 2 किसी को 3। इसमें वोट सबको देना है लेकिन प्रेफरेंस के क्रम में देना है। आई बात समझ में? मान लो कोई दूसरा गया, उसका मान लो कैंडिडेट पसंद बी है, ठीक है, किसी को मान लो ए बी सी डी, किसी का बी है 1 कर दिया, इनको 4 कर दिया, इनको 2 इनको 3, इस तरह से सब लोग वोट करेंगे। इसमें जो मत की गणना होती है, पहले फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, अगर उसमें कोई कैंडिडेट मोर देन 50% वोट पा गया, जीत गया। अगर वह फर्स्ट राउंड के काउंटिंग में किसी को मोर देन 50% से वोट ज्यादा नहीं मिलता है तो सेकंड प्रेफरेंस की काउंटिंग होती है। ये चीजें हम आपको जब प्रेसिडेंट पढ़ाएंगे तो वहां पे इसको हम डिटेल ब्लैक बोर्ड पर समझाएंगे। यहां बस खाली इतना जान लीजिए, आई बात समझ में? बाकी इसका डिटेल जब प्रेसिडेंट पढ़ाएंगे तो बताएंगे आप लोगों को कि कैसे मतों की गणना की जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो 4 कैंडिडेट हैं ए बी सी डी, कुल मान लो वोट है 1000, ए मान लो पाया 300, बी पाया 250, एक पाया 400, कितना हो गया 4 3 7 2 9 9.5, और ये मान लो पाए 50। तो सबसे कम जो वोट होता है वो इलेक्शन से आउट। जो इसका 50 वोट होता है वो सेकंड प्रेफरेंस के क्रम में इन तीनों में बांट देते हैं कि इन 50 वोटों में दूसरे नंबर पे किसको कितना कितना मिला है। मान लो इसमें इनको 10 मिला, इनको मान लो 25 मिला, इनको मान लो 15 मिला, फिर जोड़ लेंगे 310 275 415। अभी कोई चुनाव नहीं जीता तो सबसे कम इनको आउट कर देंगे, फिर थर्ड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इन दोनों में बांट देंगे। जो ज्यादा पाएगा, मान लो इसमें से ये पा जाए 200, ये खाली पाए 75, इनका 395 हो गया। कितना 95 होगा भाई, जो भी होगा, 300 510 होगा, 90 होगा, 90 होगा 390। ये चुनाव क्या होंगे, जीत जाएंगे 490। तो इसकी काउंटिंग कैसे होगी और डिटेल में हम समझाएंगे आप लोगों को। है बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं। इसे कहते हैं एकल आनुपातिक प्रतिशत एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। कुछ थोड़ा बहुत दिमाग में गया कि नहीं? चलो वेट करो, थोड़ा प्रेसिडेंट पहुंचने दो, पढ़ाएंगे। ठीक, चलो कहां तक लिख लिया था भाई? कैबिनेट मिशन। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, बड़ी गर्मी हो रही, खोल दे यार, हवा हवा थोड़ी आए। हाँ, जो कहिए, लाल पीला हरा नीला, कहाँ कलर है? कौन सा कलर पसंद है? हाँ? ग्रीन तो चल ही रहा है साहब, रेड कर दें? हाँ? रेड नहीं दिखेगा? स्कैटरिंग सबसे कम उसी की होती है। येलो कर दें? चलो येलो तो देख लेते हैं भाई। ये आएगा। चलो हम अधिक से अधिक बोलेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? चलो आगे लिखो भाई, कहां तक पहुंच गए थे? अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है? अब लिखिए, लिखिए संविधान, लिखिए संविधान सभा, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा बहुदलीय निकाय थी। संविधान सभा एक बहुदलीय, बहुदल का मतलब जिसमें कई दल शामिल हुए, जैसे मुस्लिम लीग, कांग्रेस, ठीक है, स्वराज पार्टी, अलग अलग पार्टियां थी। संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, महात्मा गांधी एवं मोहम्मद अली जिन्ना, लिखो अगला पॉइंट, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना चुनाव लड़े थे कि नहीं?
कहीं से कोई चुनाव नहीं लड़े थे। ये बड़े जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, संविधान सभा के लिए चुनाव में भाग नहीं लिया था। लिख लीजिए, संविधान सभा के लिए चुनाव में भाग नहीं लिया था, चुनाव में भाग नहीं लिया था। अगला लिखिए, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट पॉइंट, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू, लिख लेंगे सप्रू, ने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया था। ने तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा, सप्रू सप्रू नहीं लिखा है, नहीं प है यार, सप्रू, तेज बहादुर सप्रू ने इस्तीफा दे दिया था। संविधान सभा में कितनी महिलाएं चुनी गई थी? 15। लिख लीजिए, संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं चुनी गई थी। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं चुनी गई थी। क्यों भाई, आप लोग कहां टहल रहे हैं? कितनी महिलाएं चुनी गई थी? हाँ। अब लिखिए, संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठक, हेडिंग डाल लीजिए, संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठक। चलो भाई बताओ, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? लिख डालो, लिखो, संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठकें, डाल लिया हेडिंग। पहला लिखिए, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लिख लीजिए, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। ये अस्थायी थे या परमानेंट नहीं थे? क्या थे? ब्रैकेट में लिख देना, अस्थायी अध्यक्ष। क्या थे ये? अस्थायी, नॉन परमानेंट। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ब्रैकेट में अस्थायी अध्यक्ष। क्या थे ये? अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। दूसरी बैठक कब हुई थी भाई? लिख लीजिए, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष संविधान, हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। लिख डालिए, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष, परमानेंट प्रेसिडेंट, कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो गया भाई, किसी को दिक्कत है? हाँ, लीगल एडवाइजर कौन था? बी.एन. राव। लिख लो, संविधान सभा के लीगल एडवाइजर या संवैधानिक सलाहकार, विधिक सलाहकार लिखोगे, लिख लो, लीगल एडवाइजर, विधिक सलाहकार। संविधान सभा के विधिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। पूछा गया है कई बार।
सलाहकार DN राव थे। DN राव थे, बनेगल लाल सहगल नाम था इनका। DN राव। आगे लिखो भाई, 13 दिसंबर तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, इसको अंग्रेजी कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1900 को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। समझ में आया भाई? चलो आगे बढ़ते रहो। संविधान सभा की कुछ समितियां हैं, इनको लिख लो भाई, लिख लो संविधान सभा की समितियां। हाँ, संविधान सभा की समितियां। कुल कितनी समितियां थी संविधान सभा की? 22। 8 मुख्य थी, मतलब कुल 22 थी, लेकिन उसमें 8 क्या थी, मुख्य समितियां थी। तो उन 8 का नाम लिख लो जो मुख्य समितियां थी। क्यों भाई? लिख लो संविधान सभा की कुल 22 समितियां थी, जिसमें 8 मुख्य समितियां थी। संविधान सभा की कुल 22 समितियां थी, जिसमें 8 मुख्य समितियां थी। नाम लिख लो, ये पूछा जाता है एग्जाम में। लिखो पहला, लिख के ले आओगे? हाँ, ये लिख, हम नोट्स भेज देंगे, लिख लेना इसमें। लिखवाते रहेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, भेज देंगे, लिख लेना इसको। हाँ, लिखो जरूरी है। क्या कह रहे हैं? तब तो आप समझ लीजिए कि वो हो गए, विवेकानंद हो गए। हाँ हाँ, इसलिए लिखिए जरूर, लिखना बहुत जरूरी है। अगर हर चीज बिना लिखे चल जाता तो फिर दिक्कत क्या थी, है कि नहीं? PDF रखे हैं? अच्छा, खुला नहीं है? अरे तब तो बड़ी अच्छी बात है, जो खुला नहीं है। अच्छा ठीक है भाई, मैं लिखवा ही दे रहा हूँ, कुछ मेन लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, जब आप इतने इंटरेस्टेड हैं तो हम भी क्यों ना लिखवा दें। लिखिए, लिखिए बेटा, लिखिए, एक तरफ समितियां लिखिए, एक तरफ उसके अध्यक्ष लिख लीजिए। और उसके एक समय अध्यक्ष, जो मेन है वो तो कम से कम लिखवा दे नहीं, है कि नहीं? क्या भाई पांडे जी? लिखिए, पहला लिखिए, संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? लिख लो भैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला लिखिए, संघीय संविधान समिति।
इसके भी पीटी नेहरू संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, इसके भी पीटी नेहरू चाचा। अगला लिखिए भाई, तीसरा लिखिए डियर, तीसरा लिखिए प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, इसके कौन थे? सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। आगे लिखिए भाई, चौथा प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर जी। लिख लो भाई, बी आर अम्बेडकर जी लिख लो भाई, भीमराव अम्बेडकर। अगला लिखिए मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति। हाँ, परामर्श समिति सरदार पटेल, सरदार पटेल। अच्छा, इसकी जो समिति थी, इसकी दो उप समितियां थी, ठीक है, उनका भी लिख लीजिए। लिखिए इसकी दो उप समितियां थी, लिखिए इसकी दो उप समितियां थी। ये जो समिति लिखे हैं मूल अधिकार और अल्पसंख्यक वाला, इसकी दो उप समितियां थी। लिखिए इसकी दो उप समितियां थी, इसकी दो उप समितियां थी। लिख लीजिए पहला मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक ए बी लिख लीजिए, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार उप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? लिख लो भाई, जे कृपलानी, जीबी की जेबी, जे फॉर जोकर, बी फॉर बॉम्बे, कृपलानी, जेबी कृपलानी। दूसरा लिख लीजिए बेटा अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी। लिख लिया? आगे लिखिए प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति, इसके कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिख लो, शर्मा काहे रहे हो, आराम से बोलो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला लिखिए राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति। अगला राज्यों के लिए समिति, ब्रैकेट में लिखना चाहें लिखना राज्यों से समझौता संबंधी समिति, राज्यों के लिए समिति, ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख लें राज्यों से समझौता करने वाली, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? राज्यों से समझौता करने वाली समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? हाँ, लिख लो भाई, जवाहरलाल नेहरू। अगला लिखिए संचालन समिति, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ठीक है भाई। अब डालिए हेडिंग प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके 6 मेंबर कौन थे वो भी लिख लो, 7 थे टोटल, उसका भी लिख लो। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति डाल लीजिए हेडिंग, लिखिए बेटा प्रारूप समिति। देखिए प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया गया, का गठन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। कितने मेंबर थे? 7। इनको मिला के, अम्बेडकर जी को मिला के 7 थे, मतलब एक अध्यक्ष और 6 मेंबर, टोटल 7 थे। पहला लिखिए बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष, देखो बेटा पहला इसमें नंबर कौन था? बी.आर. अम्बेडकर, आगे लिख दीजिएगा अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर, आगे क्या लिखेंगे? अध्यक्ष। लिखिए दूसरा, लिखिए एन गोपाल स्वामी आयंगर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, लिख लिया? एन गोपाल स्वामी आयंगर। तीसरा लिखिए अल्लादी, भैया नाम टेढ़ा है और आधा ललादी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी। अरे अय्यर आपके उसमें भी आता है, तारक मेहता, तारक मेहता देखते हैं, एक उसमें भी अय्यर आता है, ठीक है। एक जेठा भाई, जेठा इसमें नहीं है, इसमें है नमाज नहीं, हम नमाज तो भाई नहीं पढ़ते हैं, अब जो इस्लाम को मानता होगा वो पढ़ता होगा। आगे लिखिए डॉक्टर के.एम. मुंशी, चौथा नंबर लिखिए डॉक्टर के.एम. मुंशी, डॉक्टर के.एम. के फॉर कानपुर, एम फॉर मैंगो, आगे मुंशी लिख लीजिएगा, के.एम. मुंशी। उसके आगे लिखिए पांचवा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, हाँ सादुल्ला हमने लिख दिया है, सैयद मोहम्मद लिख लीजिएगा, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। आगे लिखिए एन माधव राव, एन माधव राव, ये तो लिख लेंगे ना, एन माधव राव किसके जगह आए थे? एक लोग निपट गए थे, बी.एल. मित्र की जगह, बी फॉर बॉम्बे, एल फॉर लखनऊ, बी.एल. मित्र की जगह आए थे, बी.एल. मित्र। एक और लिख लीजिए भाई, क्या लिखेंगे? टी.टी. कृष्णमचारी, टी.टी. 2 बार लिखो, टी.टी. कृष्णमाचारी, नाम भी देखो कितना बढ़िया है, कृष्णमाचारी, माचारी है भाई, कृष्णमाचारी। एक इसकी जगह लिए थे डी.पी. खेतान, डी फॉर दुबई, पी फॉर पुणे, डी.पी. खेतान की जगह आए थे, खेतान पंखा वाला, लिखो भाई शैतान नहीं यार, खेतान। तुम लोग पूरा जोड़ दोगे इसी में मेरे भाई।
अच्छा, संविधान सभा का चिन्ह क्या था? हाथी। लिख लो, संविधान सभा का चिन्ह थी हाथी। अब रखा गया था भाई, क्या बताएं हम। संविधान सभा के सुलेखक कौन थे? क्या है? हाथी या नहीं? वो लिख लो, संविधान सभा के सुलेखक, इसने अपने हाथ से संविधान लिख दिया था। कौन था? प्रेम बिहारी रायजादा। लिख लो भाई, प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम भी है, बिहारी भी है, और रायजादा। हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हमारे प्रोफेसर रायजादा थे। प्रेम से हम लोग उनको कुछ और कहते थे। समझ गए आप लोग? तो एक थे, तो उनका नाम था रायजादा। अच्छा, पहली बार मैंने नाम सुना था ये, तो हम लोगों को बड़ा अटपटा सा लगता था, यार ये कौन सा टाइपिंग है। तो हम लोग आगे वाला हटा दिए थे, हाँ, और यहाँ लिख दिए थे। ठीक है, अब आगे ना कुछ पूछना, यही तक पूछना। ठीक है भाई। आगे लिखिए, संविधान के मूल, लिखो, संविधान के मूल संस्करण का, संविधान नहीं, ऐसे लिखो, संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण। सौंदर्यीकरण समझते हैं? सौंदर्यीकरण, मूल पर यार, संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण एवं सजावट, डेकोरेशन समझती हैं? हाँ, किसने किया था? हाँ, क्या बता रहे हैं? नंदलाल। लिख लो भाई, नंदलाल बोस और बी.आर. सिन्हा। नंदलाल बोस, नंदलाल, नंद के लाल, बोस, और बी.आर. सिन्हा। बोस सुभाष चंद्र बोस वाले, और बी.आर. सिन्हा। अगला लिख लो, बाकी इसमें हमने लिख दिया है, बहुत सारे फैक्ट हैं। हमने जितना लिखा है उतना पढ़ लेना, बहुत सारे फैक्ट मैंने लिखा है, 10-12 पेज का है। हम खाली मेन पॉइंट वनडे के हिसाब से डिक्टेट किए हैं, बाकी पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। उसको आप लोग एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, 2 बार। ठीक है? नहीं समझे? हम तो मेन पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, इसमें और सारा इंफॉर्मेशन है जो हम पीडीएफ अभी आपको देंगे, या ग्रुप में शायद आ गया होगा। नहीं आया? हाँ, आज वाला नोट्स नहीं आया संविधान सभा का? आ गया होगा भाई। नहीं आया? कोई बात नहीं, नहीं आया तो आ जाएगा। आ गया है, सारी चीजें स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है, मेन चीजें डिस्कस कर दिया, बाकी चीजें वहां से क्या करेंगे आप? याद करेंगे, लिखेंगे। आगे चलिए, लिखिए। नेक्स्ट, प्रारूप समिति हो गई। आगे लिखिए, लिखो 26 नवंबर 1949। हाँ, संविधान बनने में कितना समय लगा था? सभी जानते हैं ना? ना जानते हो तो लिख लो, संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, मतलब लगभग 3 साल। क्यों भाई? 2 वर्ष 11 माह और 18
दिन, 12 दिन तो कम है भाई, यानी कितने साल? लगभग 3 साल। आगे लिखिए डियर, अगला पॉइंट लिखिए। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में क्या क्या था? प्रस्तावना, कामा 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना, कामा 395 क्या थे? अनुच्छेद। और भाग कितने थे भाई? अरे इस समय भाई से लल्ला उस समय कितने थे? 18 भाग और 8 अनुसूचियां थी। 18 भाग और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में कितना है वो भी लिख लो। और वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। लिख लीजिए। और वर्तमान में 395 आर्टिकल, कामा 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अच्छा, 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं बेटा? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन संविधान को संविधान सभा ने क्या किया था? स्वीकार किया था। लिख लो, 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी तिथि को संविधान सभा ने संविधान को क्या किया था? स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था। ठीक है भाई। अच्छा, पूरा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। जानते ही होंगे, लिख लेना। पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अंडा झंडा कब अपनाया गया था? ठीक है। राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? ये सब सारी इंफॉर्मेशन इसी में लिखी है। इसको आप लोग क्या करेंगे? घर में जाकर के लिख लेंगे। ठीक है भाई। तो मेन पॉइंट आपका संविधान सभा का क्या हो गया? समाप्त। अब हम लोग शुरू करेंगे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। एक भाग और आपका है सिटीजनशिप, नागरिकता। ठीक है। किसी दिन 15 मिनट लगेगा, इसको डिस्कस कर लेंगे। नागरिकता, ठीक है। भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से 11 तक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एक दिन एक्सप्लेन कर देंगे। अब मेन हेडिंग आप डालिए क्या? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। यस, आप लोग थको ना, तो हम 6-7 बजे तक पढ़ा दें। हमको कहीं जाना नहीं है, यहीं रुकना है। आज कल घर जाना है, इसलिए आप लोग अपना अपना सोच लो, हमें दिक्कत नहीं है। ठीक है। ऐसे भी हमें 6-6 घंटे 7-7 घंटे क्लास लेने की आदत है। इतनी ही एनर्जी से 6-7 घंटे तक पढ़ाते रहते हैं। लंबी लंबी क्लासेस लेते हैं, कम से कम 4 से 5 से 6-6 घंटे। आदत पड़ गई है, क्या करें। डालिए मूल अधिकार। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। ठीक है भाई। एक सिटीजनशिप है, वो हम बता देंगे आप लोगों को, थोड़ा सा टॉपिक है। किस भाग में है भाई संविधान के आपके? भाग 3 में है। अनुच्छेद कहां कहां से तक है? 12 से 35 तक है। कहां से लिया गया है? फंडामेंटल राइट हम लोगों ने कहां से लिया है?
कहां से? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए में फंडामेंटल राइट को बिल ऑफ राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। वहां पे फंडामेंटल राइट के नाम से नहीं जाना जाता है। किस नाम जानते हैं? बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक, क्या यह न्यायालय द्वारा इसको आप चैलेंज कर सकते हैं? इफ आवर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड, आप कर सकते हैं? कर सकते हैं। लिख लीजिए, मूल अधिकार, मूल अधिकार न्यायालय के द्वारा, न्यायालय के द्वारा क्या है? लागू कराया जा सकता है। इनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट, या मूल अधिकार के द्वारा परिवर्तनीय है, इनफोर्सिएबल है। आई बात समझ में? अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, आप कहां चले जाएंगे? न्यायालय। अब सबसे बात, इसको हम लोग मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अगला लिखिए, मूल अधिकार को क्या कहते हैं? मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये मैग्ना कार्टा क्या है? मूल अधिकार को या संविधान के इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। ये मैग्ना क्या है? एक राजा हुआ करते थे ब्रिटेन में, राजा जॉन। 1215 ईस्वी में ये ब्रिटेन के राजा थे। कहां के थे? ये अपने कुछ इनके सामंत थे। सामंत, या आजकल के समय में क्या कहोगे? नहीं नहीं, इनके जमींदार कह लो। ये लोग बहुत दिन से कुछ अधिकार मांग रहे थे, तो इन्होंने इसी जो अधिकार दिया, ये पत्र या जगह जो था, उसी के नाम से ये मैग्ना कार्टा कहे जाने लगा। यानी मैग्ना कार्टा मीन्स ए सेट ऑफ राइट प्रोवाइड बाय द आवर अथॉरिटी टू द पब्लिक। आई बात समझ में? मैग्ना कार्टा मीन्स ये होता है, ये एक ऐसा अधिकार है जो संविधान के द्वारा आपको क्या किया गया है? दिया गया है। ये मतलब है इसका। आई बात समझ में? इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। अब पहली बात समझेंगे कि मूल अधिकार को हम लोग मूल अधिकार ही क्यों कहते हैं? वाई फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट बताओ। मूल अधिकार हम लोग इसे क्यों कहते हैं? इन अधिकारों को हम लोग मूल अधिकार क्यों कहते हैं? भाई, जो ये राइट्स है, इनको हम लोग फंडामेंटल राइट क्यों कहते हैं? देखो, मूल अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए यह अति आवश्यक है या इसेंशियल है। इसके बिना एक व्यक्ति या एक समाज को विकसित हम नहीं कर सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, सोशली, इकोनॉमिकली, ठीक है, या शारीरिक, कि एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए ये अधिकार इसेंशियल है, बिना इसके अति आवश्यक है। बिना इन अधिकारों के हम एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते हैं। जब एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जब हमारे पास अच्छा समाज नहीं होगा तो हम एक अच्छे राज्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं, और जब एक अच्छे राज्य का निर्माण नहीं कर सकते तो एक देश का निर्माण नहीं कर सकते। यानी कि यह फंडामेंटल राइट एक व्यक्ति के पर्सनालिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकली, शारीरिक, शैक्षणिक, सामाजिक, इकोनॉमिक, मतलब हर तरह से क्या है, जरूरी है या इसेंशियल है। बिना इसके हम एक व्यक्ति
ये क्या चल रहा है? हेलो, देखो कुछ गड़बड़ हो रहा होगा। ठीक है, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हम नहीं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मूल अधिकार कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे, हाँ पहले मूल अधिकारों की लिस्ट लिखवा दें, आर्टिकल 12 लिखवा दें। हाँ, मूल अधिकार हमारे कितने? हाँ, 6 लिख लीजिए। संविधान में कुल मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। संविधान में कुल मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं जो निम्न हैं। चलो फटाफट बताओ कौन कौन से निम्न हैं भाई। पहला लिखिए, क्या लिखेंगे? समता का अधिकार। पहला क्या लिखेंगे? समता का अधिकार, राइट इक्वलिटी, समता का अधिकार। कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहां से कहां तक है? 19 से 22 तक है। चलो भाई, आप लोग कह रहे हो, सही कह रहे हो। तीसरा, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये किस आर्टिकल में है? 23-24। चलो भाई, चौथा लिख लो भाई, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है? 25 से 28। पांचवा बताओ, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, लिख लो भाई, संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, है ना। आर्टिकल बताओ, आर्टिकल 29 और 30 में। ठीक भाई। छठा बताओ भाई, उपगया, हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल कहां से कहां तक? एक ही है, 32। इसको भी अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। खैर, आत्मा पे बाद में, पहले परमात्मा की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। ये आपके एक राइट टू प्रॉपर्टी था जो 44th अमेंडमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और 300A में यह एक लीगल राइट है। जब यहाँ पे आएंगे तो लिखवाएंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या है? वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, लिख लिया इस बात लोगों ने भाई? आर्टिकल 12 की बात करेंगे, जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है कि हम संविधान में स्टेट किसे कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, तो राज्य की परिभाषा को हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक, हमारे संविधान में क्या परिभाषा है राज्य की। संविधान की परिभाषा इसकी राज्य की क्या है? संविधान में, संविधान में ऐसे लिखो उसको, संविधान में राज्य की परिभाषा क्या दी गई है? ठीक। और राजनीति शास्त्र में, राजनीति शास्त्र में राज्य की क्या परिभाषा है? चलो भाई बताओ, पांडे जी बताइए।
क्या होनी चाहिए? पहला जनसंख्या लिख दें, चलो ऊपर नीचे लिखे कोई बात नहीं। लोग या जनसंख्या होनी चाहिए, एक निश्चित क्या होना चाहिए? भूभाग होना चाहिए। तीसरी, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। ठीक। चौथा, संप्रभुता होनी चाहिए। देखो भाई, राजनीति शास्त्र ये कहता है कि एक राज्य होने के लिए एक निश्चित भूभाग हो, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार हो, वहां पे लोग रहते हैं, और जो राज्य हो वो क्या हो? संप्रभु हो। तो बताइए, आपका ये उत्तर प्रदेश है, कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश, जिसे हम यूपी कहते हैं, इस परिभाषा से राज्य है कि नहीं है? जरा पैरामीटर लगा के चेक कर लो। जनसंख्या कोई कमी नहीं, 25 करोड़ तो हो ही गए होंगे भाई। 20 तो 2011 में थे ना। ठीक। पहला केवल एक निश्चित भूभाग, बिल्कुल हमारी बाउंड्री है। सरकार, बाबा की सरकार है, कहाँ दिख रहे हैं? कहीं दिख रहे हैं नहीं बाबा? अच्छा, बाबा योगी बाबा की सरकार है। और तीसरी चलती है संप्रभुता। क्या उत्तर प्रदेश एक संप्रभु स्टेट है? कहाँ है? जब केंद्र सरकार चाहे इसका नक्शा बदल दे, नाम बदल दे, एक राज्य के 2 टुकड़े कर दें, यानी कि उत्तर प्रदेश संप्रभु नहीं है। आएगा समझ में? संप्रभु किसे कहते हैं? जिसकी आंतरिक और बाह्य नीतियों पर किसी का प्रभाव ना पड़े, लेकिन यहाँ पड़ जाएगा। ठीक। तो इस परिभाषा के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाए? प्रांत कहा जाए, प्रोविंस कहा जाए। जब आपको आईआर पढ़ाया जाएगा, सौभाग्य से वो टॉपिक हमारे पास नहीं है, हमने फॉर्म भी नहीं डाला आईआर पढ़ाने के लिए, कोई दूसरा मास्टर आएगा तो पढ़ाएगा। प्रांत क्या है, स्टेट नेशन क्या है, नेशन स्टेट क्या है, तो खैर अगर इंटरेस्ट रहेगा तो हम कुछ नोट दे देंगे समझा। खैर चलिए, तो प्रांत कहना ज्यादा उचित होगा। अब संविधान में क्या परिभाषा है राज्य की? बताओ। संघ, सरकार एवं संसद। पहला, संसद के कितने भाग? कौन कौन? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक। ये बात कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 79 में। दूसरा बताइए भाई, राज्य सरकार लिख लो भाई, राज्य सरकार एवं राज्य विधान मंडल कितने भाग? 3। राज्यों में 2 ही हैं। 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 व्यवस्था है, यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्रा और महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषदें हैं। बाकी 22 ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा और गवर्नर से मिलकर के विधानमंडल बनेगा। तो विधानमंडल में कौन होगा? गवर्नर यानी कि राज्यपाल। कौन होगा? राज्यपाल। विधानसभा और विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तीसरा आ जाइए माय डियर, क्या होगा? तीसरा, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन कौन कौन सा है? नगर, ग्राम पंचायतें। क्या है बेटा? ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाएं या नगर निगम। नगर पालिकाएं एवं नगर निगम, ये ग्राम पंचायत। चौथा, अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी, ये अन्य में कौन है भाई? अन्य प्राधिकारी। साथ साथ लिखते चलें।
संघ सरकार एवं संसद, संसद में प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। दूसरा राज्य सरकार एवं राज्य विधानमंडल, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद 6 राज्यों में। स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत एवं नगर पालिकाएं, नगर निगम और अन्य प्राधिकारी। क्या लिखेंगे? अन्य प्राधिकारी का मतलब क्या होता है कि ऐसे संस्थान या यूनिट या लोग जो राज्य या केंद्र सरकार के अधीन काम करते हो, जैसे यूनिवर्सिटीज, ठीक, एयरपोर्ट अथॉरिटी, भेल, सेल, जेल, ओएनजीसी, ये सब क्या है? भारत सरकार के अंडर में काम करते हैं या राज्य सरकार के अंडर में काम करें। इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम राज्य कहेंगे। क्या कहेंगे माय डियर? इन्हें हम राज्य कहेंगे। ओके, इन्हें हम क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। अच्छा ये बताइए, एक एनटीए है, एनटीए जो आपका एग्जाम कराती है, इसका नीट वाला एनटीए, हाँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये है ना, राष्ट्रीय क्या बोलते हैं हिंदी में, चलो अंग्रेजी समझ, नेशनल टेस्टिंग, ये एग्जाम कराती है, प्राइवेट है। क्या यह राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा? क्या एक प्राइवेट संस्था जो राज्य सरकार के लिए काम करती है वह राज्य की परिभाषा में आता है? जैसे एनटीए, बताओ भाई, हाँ? अरे बताओ भाई, कुछ तो बताएं सरकार लोग। देखो, सुन लो, लिख लो इसको। कोई भी निजी इकाई या संस्था, लिखो बेटा, राइट डाउन। कोई भी निजी इकाई या संस्था, कोई भी निजी इकाई या संस्था जो राज्य सरकार के लिए काम करे या राज्य सरकार की तरफ से काम करे, राज्य सरकार के लिए काम करे या राज्य सरकार की तरफ से काम करे, जैसे एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जैसे एनटीए, यह राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा, आने के इसे राज्य माना जाएगा। यह राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा, अर्थात वह राज्य माना जाएगा, अर्थात वह राज्य माना जाएगा। क्लियर? समझ में कुछ आ रहा है? क्यों भाई, थक गए हो क्या तुम लोग? 4 बज गया है लग रहा है। हाँ भाई, वो तो सरकार की सब कंपनी है, नेशनलाइज है, वो तो है ही है, गवर्नमेंट है। हाँ, राज्य विधानमंडल में बेटा राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद जानते हैं, लखनऊ में है ऑफिस इसका, विधान परिषद। आगे आइए, ग्राम पंचायतें, इधर नगर पालिकाएं एवं नगर निगम, और अन्य प्राधिकारी में लिख लीजिए एग्जाम्पल, भेद जानते हैं? भेद, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, यार गवर्नमेंट की कंपनी है। गेल खादिया इंडिया लिमिटेड, सेल स्टील खादिया इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार की कंपनी है भाई। गेल, सेल, हाँ, रेलवे और एयरपोर्ट अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी, सब अन्य प्राधिकारी में आएंगे। गेल से, ठीक भाई, इसमें आएंगे, अन्य प्राधिकारी में आएंगे। क्लियर? यार क्लियर?
अब अनुच्छेद 13 डाल लीजिए तो डिस्कस कुमार। आप लोगों का जो है वो लग रहा है चेहरे से, जब आप लोग घर की तरफ मुख करने के मूड में हैं। अनुच्छेद 13 क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 13। कल मिस मत करना, पूरा फंडामेंटल राइट खत्म कर देंगे, ये ध्यान रखना आप लोग। फिनिश टुमारो फंडामेंटल राइट, मिस करोगे मिस हो जाओगे, ठीक है? ओके, किसी कोई डाउट है तो पूछना है तो पूछ लो, वरना टाटा बाय बाय। हाँ बोलो बेटा। संघ सरकार